क्लास 10 शुरू करते हैं हमारा आज का क्लास। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था तुगलक डायनेस्टी के बारे में, और तुगलक डायनेस्टी इसमें देखा हम लोगों ने बहुत सारे। तो लास्ट में लोगों ने कंकर्न किया था, जो लास्ट जिसको कॉन्ट्रोडिक्टरी रूलर्स के नाम से कहा गया था, उसने मेनली जो 3 पॉलिसीज़ थी उसकी जो थी वो बहुत ज़्यादा फ्लॉप हुई थी, जिसके कारण इसने दौलताबाद बनाया था। फिर साथ में उसने टोकन करेंसी का सर्कुलेशन कर दिया था, और फिर उसके बाद उन्होंने टैक्स जो था डॉग्स में इंक्रीज़ कर दिया था। तो इस तरह से 3 थी, लेकिन यहाँ पे हमने 5 पढ़ा था। खुराशामा के साथ अटैक भी उसने किया। तो इस तरह से ये जो चीज़ें थी जो उसके लिए उसको कहा गया था, ही वॉज अ वेरी कंट्रोडक्टरी पर्सन। हिस्ट्री में उसके लिए इसको कहा जाता है कि जो भी उसने काम किया लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिल पाया। तो तुगलक डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? यहाँ पे नसरुद्दीन महमूद वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। और उसी के समय में उसके समय में कहा गया टर्किश इन्वेडर जो है तैमूर जो है बहुत बार इंडिया में इन्वेड किया। प्लंडर मतलब बहुत ज़्यादा लूट मार करके जो भी थी यहाँ से राज्य में खजाने पैसे सारे यहाँ इसके समय में ये सारा चीज़ें जो ज़्यादा हुआ था। तैमूर की अटैक बहुत ज़्यादा हुई थी। तो आज हम लोग शुरू करेंगे सैयद डायनेस्टी, ठीक है। तो आज हमारा टॉपिक है सैयद डायनेस्टी का। तो तैमूर जिस तरह से कहा गया कनकर करा था दिल्ली में एंड अपॉइंटेड किर्ज खान। इसने तैमूर ने किसको अपॉइंट किया एज अ हिज रिप्रेजेंटेटिव, कि वो तो रूल नहीं करेगा, वो यहाँ नहीं रहेगा। तो उसने अपने बदले किर्ज खान को अपॉइंट कर दिया कि एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो रूल करेगा। किर्ज खान फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी। तो किर्ज खान ने क्या किया? सैयद डायनेस्टी को फाउंड किया। और ये कब हुआ था? तुगलक डायनेस्टी के एंड में, क्योंकि तुगलक डायनेस्टी के एंड में ही तैमूर जो है बहुत ज़्यादा प्लंडर करा था और इसने इन्वेड किया था दिल्ली को भी। तो फिर वो पैसे खजाना तो लेके चले गए, लास्ट में किर्ज खान को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया, और फिर किर्ज खान ने सैयद डायनेस्टी का शुरुआत किया। इवन आफ्टर द रूलिंग फ्रॉम 1414 सी टू 1421 किर्ज खान नाइदर गेन एनी टाइटल। इसने देखा गया कि 14 से 21 मतलब मान लो कि 6-7 ईयर्स उसने रूल किया, लेकिन फिर भी इस रूल पीरियड में उसको कोई भी टाइटल नहीं मिला, कोई भी नाम किसी ने नहीं दिया। एंड नॉट डिड ही सर्कुलेटेड, और ना ही इसने अपने नाम का कोई कॉइन को सर्कुलेट किया। इसके बाद कौन आया? इसके बाद आया आफ्टर ही मुबारक शाह रिमेन द रूलर। इसके बाद मुबारक शाह आए जो 1421 से 1434 तक इन्होंने रूल किया, और इन्हें टाइटल दिया गया एज अ सरवा शाह, ठीक है। तो इस तरह से इनको ये टाइटल दिया गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट आया लोधी डायनेस्टी। ना लोधी डायनेस्टी लास्ट सैयद डायनेस्टी जो रूलर थे, लास्ट सैयद रूलर कौन था? आलम शाह। कौन थे वो? आलम शाह जो थे वो सैयद डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। willfully renounced his rule upon Delhi and Behlul Khan Lodi occupied Delhi। तो कहा जाता है लास्ट सैयद रूलर जो था आलम शाह, इसने रिनाउंस किया कि ठीक है जो दिल्ली का कंट्रोल है इस तरह से इनका है, लेकिन बाद में लोधी खान जो थे उन्होंने ऑक्यूपाई किया दिल्ली को। इन्होंने दिल्ली को ऑक्यूपाई किया इन द ईयर 1451 में। एंड फॉर द फर्स्ट टाइम कहा गया आफ्टर द टर्क, क्योंकि ये सारे जो डायनेस्टी आ रहे थे ये कहाँ से थे? टर्किश से थे, ठीक है। तो अब जो थे कहा गया लोधी डायनेस्टी जो है कहा गया अफगान डायनेस्टी, अब इसने शुरुआत कर दी। तो अब तक जो पीछे देखा वो टर्किश थे, अब अफगान डायनेस्टी का रूलिंग उन्होंने शुरू की दिल्ली के ऊपर, और इन्होंने नाम दिया अपना ऐसा लोधी डायनेस्टी। द एफर्ट मेड बाय महमूद शाह सरोज ऑफ जौनपुर टू रूल अपॉन दिल्ली बिकम अनसक्सेसफुल। लेकिन कहा क्या जिस तरह से बहलूल खान ने ऑक्यूपाई तो किया और रूल करने लगा, लेकिन कहा गया द एफर्ट मेड, जो एफर्ट बनाया था किसने? महमूद शाह सरोज ऑफ जौनपुर टू रूल अपॉन दिल्ली बिकम अनसक्सेसफुल, उतना सक्सेस नहीं रहा। आफ्टर द रूलिंग फॉर 38 ईयर्स, इसने 38 ईयर्स रूल करने के बाद ही डाइड 1489 में। आफ्टर द डेथ हिज सेकेंड सन जो थे उसके
निज़ाम शाह गेन द टाइटल ऑफ सिकंदर शाह एंड बिकम द सुल्तान। तो उसके बाद इसका जो दूसरा बेटा था, सेकंड चाइल्ड, वो निज़ाम उनको मिला, एज अ टाइटल उनको भी मिला गया ना। तो इसी तरह से निज़ाम शाह को टाइटल दिया गया सिकंदर शाह और वो वहाँ पे सुल्तान बना। ही एक्सटेंडेड हिज एम्पायर टू द तिरहत, बिहार एंड बंगाल। तो इसने अपने राज्य को थोड़ा सा और एक्सपेंड किया और आगे तक लेके गए। फिर साथ में कहा गया हिज जुडिशरी सिस्टम जो था, हिज जुडिशरी सिस्टम एंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स आर फेमस। इसकी न्याय वाली जो थी कि जस्टिस मिलना चाहिए, वो बहुत फेमस थी। और इसकी रेवेन्यू सिस्टम जो था, टैक्स वाला, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वो भी बहुत फेमस था। ही परफॉर्म द वर्क ऑफ मेजरिंग ऑफ लैंड। इसने शुरुआत की लैंड को मेजरमेंट करना, फिक्सिंग, जिसकी पास जितनी ज़मीन उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स देगा, टैक्स को फिक्स करने, रेवेन्यू ऑन द बेसिस, और इसी तरह से उसी के बेस पे उसने रेवेन्यू देना शुरू कर दिया। ही स्टार्टेड द यूज़ ऑफ मेजरमेंट यूनिट नेम गज। और इसी तरह से इसने ये पहली बार इन्होंने शुरू किया था मेजरमेंट करना लैंड को गज के हिसाब से। 1 गज वॉज जनरली इक्वल टू 30 इंचेस। तो इसी तरह से 30 इंचेस इक्वल्स टू 1 गज। तो यहाँ पे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गज कंटिन्यू टू बी यूज बाय द नेम ऑफ सिकंदर ए गज। तो इसी तरह से इसको भी नाम दिया गया था, क्योंकि इंट्रोड्यूस किसने किया था? सिकंदर ने किया था, सिकंदर शाह ने। और सिकंदर शाह का मतलब वो है निज़ाम शाह, जिसको नाम दिया गया था सिकंदर शाह। तो इसी तरह से लोग बहुत समय तक, लंबे समय तक सिकंदर गज के नाम से उसे यूज़ करते थे, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? खुद सिकंदर ने। तो इसी तरह से, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेंटेन हिज सोवरेन ओवर द रूल ऑफ इटावा, बयाना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर, ही बिल्ड अ टाउन नेम्ड आगरा। तो इसी तरह से अपनी एरिया जिसने इसने रूल किया, कंट्रोल किया, अपनी हुकूमत को बरकरार रखने के लिए, सोवरेन कंट्रोल रखने के लिए इन्होंने एक टाउन बनाया जिसका नाम दिया गया आगरा 1506 में। हिज निकनेम वॉज गौरा खान, गोरू खान। ही ऑल्सो कंपोज पोएम बाय हिज निकनेम। इसने कविता भी लिखी, कविताएं लिखी, और अपने निकनेम से ही इसने पब्लिश भी करवाया, मतलब लिखवाया। आफ्टर हिज डेथ हिज सन इब्राहिम लोदी असेंडेड द थ्रोन इन आगरा इन नवंबर 1517। इनके मरने के बाद इनका बेटा जो था इब्राहिम लोदी, वो बना, उसे असेंड किया, उसे राजगद्दी मिली। इन 1517 में लोदी वॉज डिफीटेड इन अ बैटल विच वॉज फॉट बिटवीन इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा। ये आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। तो इस तरह से कहा गया, अब जो इनके बीच में 1518 और 17 में जो इनकी लड़ाई हुई थी, इब्राहिम लोदी जो बैटल में हारे थे, डिफीटेड इन द बैटल, किसके बीच में हुई थी? इब्राहिम लोदी एंड राणा सांगा के बीच में हुई थी। सो इन द बैटल ऑफ पानीपत ऑल्सो इन 1526 में द सुल्तान वॉज डिफीटेड बाय बाबर। तो यहाँ पे ये हारते ही जा रहा है, एक बार राणा सांगा के उनसे हारा, फिर बाबर से हारा, ठीक है। सो द फर्स्ट पानीपत जो था, द बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर। Now in history this battle is famous as the first battle of पानीपत, क्योंकि पानीपत में फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल एंड थर्ड बैटल भी हुआ है, तो इसलिए इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के नाम से कहा जाता है। So that this battle proved to be a landmark in history and Mughal dynasty was established in India। और इस डिफीट जो था, बाबर ने इसको जो हराया था, कहा गया इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, साथ साथ एक बहुत लैंडमार्क था, क्योंकि इसके बाद मुगल डायनेस्टी की शुरुआत हो जाती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इसी तरह से मुगल डायनेस्टी का शुरुआत होता है। अब ये देखो, लोधी डायनेस्टी का रीजन जो था मोस्टली बहुत ही कम है कंपेयर जो अलग डायनेस्टीज थे। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ अलग अलग रूलर्स के हमने नाम पढ़ के उसके हिसाब से उसने क्या क्या काम किया, इस तरह से छोटे से थोड़े से इंट्रोडक्शन हमने थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कस किया गया। अब आता है, जैसे एक लॉन्ग क्वेश्चंस में आ गया, एक तो इंडिविजुअल कोई भी किसी के बारे में पूछ सकते हैं, जैसे बलबन का वो जो ब्लड एंड आयरन पॉलिसी वाला क्वेश्चन, उसमें से क्वेश्चन हो सकती है। अब एक जैसे बड़ा क्वेश्चन अगर है तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव और एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसी थी सल्तनत पीरियड में, तो ये पूरा आ जाएगा इसके अंदर कि उसमें रूलर्स थे, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स थे, तो
तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया ओवरऑल पूरा दिल्ली सल्तनत का। तो ये पूरे दिल्ली सल्तनत जितने सारे डायनेस्टी आए थे उसमें से पूरी मिला के उसकी ये एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। सबसे पहले सुल्तान, क्योंकि हेड में कौन था? सुल्तान था। सो द ट्रेडिशन ऑफ गेनिंग द टाइटल ऑफ सुल्तान वॉज स्टार्टेड बाय द टर्किश रूलर महमूद गजनवी। इसने शुरुआत की थी एंड वॉज द फर्स्ट रूलर टू गेन द टाइटल ऑफ सुल्तान। इसको ही सुल्तान के नाम से बोला गया था और तब से ये सिस्टम शुरू हो गया कि किंग को क्या बोलेंगे? सुल्तान। सो द इंटायर पावर ऑफ द किंगडम वॉज यूज टू बी इन द हैंड ऑफ सुल्तान। तो जो राजा का पावर है मतलब वो किसका है? राजा मीन्स सुल्तान। तो पूरे पावर सुल्तान के हाथ में। सो ही वॉज द चीफ जस्टिस। अब यहाँ पे चीफ जस्टिस न्याय लास्ट में किंग ही देगा। एंड द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस कमांडर इन एब्सोल्यूट टर्म, कि जो पॉलिटिकल में जो चेंजेस करना, रिलीजियस मैटर में चेंजेस करना, वो कौन करेगा? किंग ही करेगा। इट वॉज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द सुल्तान दैट दे एडल्स टू बी एडवाइस गिवन बाय द उलेमा। और ये भी कहा जाता है, ये माना जाता है ये सुल्तान जो है कभी कभी जिस तरह से अपनी जो डिसीजन है वो एक कमेटी के साथ बैठ के डिस्कस करते हैं, और जो ग्रुप ऑफ मेंबर्स होते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं प्राइम मिनिस्टर अकेला काम नहीं करता, उसके साथ काउंसिल्स काम करती है, अलग अलग मिनिस्टर्स काम करते हैं। तो उसी तरह से सुल्तान के साथ जो ग्रुप जो एडवाइस देने वाली है रिलीजियस मैटर पे, पॉलिटिकल मैटर पे, उसे उलेमा के नाम से। तो रिलीजियस मैटर जो होते हैं इस तरह से, तो ग्रुप जो कमेटी है उलेमा। तो सुल्तान हमेशा इनके साथ मिलकर डिस्कस करने के बाद ही एडवाइस इशू करते थे। अब आता है एमिरेट्स मीन्स एरिस्टोक्रेट्स, आमिर, जिसको आमिर के नाम से भी कहा जाता है, इमिर नहीं आमिर। अब यहाँ पे मीन्स पैसे वाले रिच पीपल्स जो सुल्तान के बाद। तो आमिर यूज टू बी इन्फ्लुएंस द पावर ऑफ सुल्तान, क्योंकि सुल्तान पैसे वाला तो उसको मोस्टली इसके रिलेटिव, इसके जो भी अपना क्लोज थे उनको उन्होंने इस पोस्ट पे यूज़ किया गया है। सो देयर वाज 2 सेक्शन ऑफ दिस आमिर। तो इनमें कहा गया देयर वर 2 सेक्शंस। आमिर के 2 सेक्शन बनाया टर्किश, जो एक टर्किश से बिलोंग करते थे, और दूसरा जो नॉन टर्किश थे। तो ये 2 ग्रुप बना दिया गया आमिर के। सो द ड्यूरिंग द रीजन ऑफ इल्तुतमिश अ ग्रुप ऑफ 40 आमिर वर कॉल्ड चहलगानी। तो देखा गया इल्तुतमिश के समय में ही इसने इसकी जो 40 आमिर थे तो इल्तुतमिश के समय में इसने ग्रुप बनाई थी 40 आमिर्स की, उसको नाम दिया गया था चहलगानी। सो अकॉर्डिंग टू द स्किल एंड डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द आमिर्स द इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू बी इंक्रीज। तो क्या कहा जा रहा है कि उसकी जो स्किल क्वालिटीज़ थी और उसके डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ आमिर्स, उसकी जो क्वालिफिकेशन नहीं, डिस्क्वालिफिकेशन लोग पसंद नहीं करते जो भी थी, इसके कारण द इन्फ्लुएंस कंटिन्यू टू बी इंक्रीज, और धीरे धीरे उसकी जो इन्फ्लुएंसेस इंक्रीज एंड डिक्लाइन इन द रॉयल कोर्ट्स। तो इसके डिस्क्वालिफिकेशन जो था उसकी चीज़ें चर्चा बढ़ने लगी कि वो सही से काम नहीं कर रहा है, और धीरे धीरे उसकी जो पावर कंट्रोल थी कोर्ट के अंदर, राजा के जो कमेटी मेंबर्स है उसके अंदर, और धीरे धीरे उसकी जो इन्फ्लुएंस थी वो डिक्लाइन होने लगी रॉयल कोर्ट के अंदर। एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव नेम। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिस तरह से राजा के बाद, तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव, नाम दिया गया मजीद खलवत, यूज टू फंक्शन लाइक अ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। तो ये कमेटी जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के जैसे काम करती है वैसा। इट 4 कंपोनेंट, इसके 4 कंपोनेंट से 4, पहले वजीर होंगे, फिर अजीर मुमलिक, फिर दीवाने इंशा, दीवाने रिसालत, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें डाला गया सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करेंगे। जैसे द ऑफिसर ऑफ वजीर, तो ऑफिस ऑफ वजीर वॉज कॉल्ड दीवाने वजारत, दिस कैन बी रिगार्डेड टू बी एज अ फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। तो इस तरह से वजीर की जो ऑफिस होगी इसको दीवाने वजारत के नाम से, और ये क्या है? फाइनेंस डिपार्टमेंट है। तो मुस्तफिक जैसे चीफ ऑडिटर, जो पैसे के बारे में, कैसे पैसे कहाँ खर्च हुआ पूरा डिटेल्स करना। खजीन ट्रेजरी, जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट खजाना को देखना। मजामंद अकाउंटेंट यूज टू एम्प्लॉय। तो इस तरह से अलग अलग इस डिपार्टमेंट के अंदर, फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर ये अलग अलग लोगों को अपॉइंट करना पड़ता है।
इस तरह अलग अलग लोग अपॉइंट अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, और ताकि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, जो मनी मैटर्स है, वो एकदम क्लीन रहे, सही से समझ में आए। फिर जलालुद्दीन खिलजी ने भी कहा कि एस्टैब्लिश अ डिपार्टमेंट नम दीवाने व रुक, एंड अलाउद्दीन एस्टैब्लिश अ डिपार्टमेंट नेम दीवाने मुस्तखरज। इस तरह से ये अलग अलग जलालुद्दीन ने भी एंड अलाउद्दीन ने भी दो अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए थे। दे कम अंडर द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ये किसके डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे? ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आएंगे। फिर मोहम्मद तुगलक ने भी इस्टेब्लिश किया था दीवान आमिर खोरी। तो इसने क्या किया? टू ट्रांसफॉर्म लैंड इनटू एग्रीकल्चर लैंड। जो लैंड कोई काम नहीं आ रहा है, उस लैंड को हम लोग एग्रीकल्चर में ले जाएंगे। इस तरह से ये डिपार्टमेंट बनाया गया। ही यूज्ड टू बी कमांडर ऑफ द आर्मी, और वो खुद अपने कमांडर, आर्मी के कमांडर्स होते थे। तो इसी तरह से ये चीज़ें अलग अलग रूल करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव को अच्छा बनाने के लिए। तो दीवाने इंशा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉयल पोस्टल सिस्टम, कि सामान जो है एक जगह से कोई इन्फॉर्मेशन को आगे ले जाना है, इस तरह से पोस्टल सिस्टम को। तो इंशा द फंक्शन ऑफ दीवाने रियासत वॉज लाइक दैट ऑफ अ फॉरेन मिनिस्टर। वो कौन है? फॉरेन मिनिस्टर। जैसे आगे बाकी राज्यों के साथ उनके रिलेशन कैसा होगा, इस तरह से वो डिस्कस करते हैं। सरदार उल सुदूर यूज टू बी द हेड ऑफ द रिलीजियस डिपार्टमेंट। इसे रिलीजियस डिपार्टमेंट का हेड बनाया गया। दिस हैड अ सेपरेट ट्रेजरी। इसके लिए पैसा अलग रखा गया, क्योंकि ये रिलीजियस मैटर है, तो इसलिए इसका पैसा अलग है। इन विच द मनी विच वॉज डिराइव फ्रॉम ज़कात वॉज कलेक्टेड। इसमें ज़कात के जो पैसे होते थे, मुस्लिम में जो ज़कात निकालते हैं, जिस तरह से ईयरली जो होता है, उस तरह से कुछ पोर्शन जो होता है, उनकी इनकम होती है, उसमें से कुछ पोर्शन वो गरीब को दान देते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें को उन्होंने अलग से करके रखा। काजी उल कुजरत वॉज द जुडिशियल डिपार्टमेंट, जिसको जुडिशियल डिपार्टमेंट, जहाँ पे न्याय, लोगों को जो है जस्टिस मिले। फिर वाइल बरीद इल मुमालिक वॉज द डिपार्टमेंट ऑन इंफॉर्मेशन, कि जैसे स्पाई, पूरे देश में क्या हो रहा है, जासूस बहुत ज़रूरी है, तो ये डिपार्टमेंट वो काम करते थे। दे वॉज द 6 एम्प्लॉयज़। तो कहा गया कितने एम्प्लॉयज़ थे? 6 एम्प्लॉयज़ टू हैंडल द कोर्ट एंड पैलेस रिलेटेड मैटर्स। तो 6 एम्प्लॉयज़ थे जो इस कोर्ट को हैंडल करना और पैलेस मैटर को रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हो उससे सॉल्व करना। दे वे वकीर दार, बरबक, आमिर हाजिब, आमिर शिकार, आमिर मजलिस एंड सरीर जहांदार। ये अलग अलग एम्प्लॉयज़ थे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के। सो द सुल्तान पीरियड कैन बी कंसिडर्ड एज रिलेटिवली मिलिट्री एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल पॉलिसी। तो हमने देखा कि इसने अच्छे से हर डिपार्टमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश की। हर डिपार्टमेंट का हेड बना दिया गया, ताकि हर डिपार्टमेंट अपने अपने एरिया वाइज बहुत अच्छे से काम करे, किसी को कोई प्रॉब्लम्स ना हो। और इसमें हमने देखा कि मोस्टली मिलिट्रीज को ज़्यादा स्ट्रांग रखा, रिलीजियस मैटर्स को भी ध्यान दिया गया। द बूटी विच वॉज ड्राइव एट वॉर टाइम वॉज कॉल्ड खम्स, एंड द प्रोविंशियल्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिजेंबल द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। द बूटी विच वॉज ड्राइव एट, ये था जो लोग हार जाते हैं तो उसे गुलाम बना लिया जाता था, ठीक है, तो उस तरह से वॉज कॉल्ड खम्स। फिर जो भी पैसे में से मिलते वो अलग हो जाता। तो इसी तरह से सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव पूरे सिस्टम को चेक करता, देखते सही जगह सही काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो द हेड ऑफ द प्रोविंस, जो स्टेट को कंट्रोल करते थे, उसे कहा जाता था वाली और निज़ाम। सो हेड जो स्टेट को कंट्रोल कर रहा था, तो उसे नाम दिया गया वाली या फिर निज़ाम। द प्रोविंसेस हेड वॉज अपॉइंटेड बाय सुल्तान, और हर स्टेट में किसको अपॉइंट करेंगे, कौन है वहाँ पे प्रोविंशियल हेड, ये सोचता था। इसका ये काम किसका था? सुल्तान का था। तो स्किल यूज टू बी रेवेन्यू ऑफिसर, सिक जो थे, इसे रेवेन्यू कलेक्टर बना दिया गया कि एग्रीकल्चर्स की जो रेवेन्यूज होगी वो कलेक्ट करेंगे ये। सो फ्रॉम 1206 to 1526 the frontiers of Delhi Sultan Empire continued to expand or decline according to the power of the ruling sultan of that period. तो हमने देखा 1206 से 1526 तक अलग अलग डायनेस्टी आए दिल्ली सल्तनत के अंदर। किसी ने बहुत ज़्यादा अपने एम्पायर को एक्सपैंड किया और किसी के धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई। तो ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ देयर पावर। तो उनके पास कितना पावर था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने रूल किया।
और लास्ट में हमने देखा कि लोधी डायनेस्टी जो था वो लास्ट रूलर था, क्योंकि लोधी डायनेस्टी को हराया लास्ट में किसने? बाबर ने। और उसके बाद ये मुग़ल पीरियड शुरुआत हो गई। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मुग़ल पीरियड। ठीक है।